पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी श्रद्धेय संजय मयूख जी, सभी पत्रकार मित्रों नमस्ते। सुबह सुबह आपको बुलाया क्षमा के साथ। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने 1942 में एक दिया था नारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। 5 साल बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। उसमें बाकी भी हमारे क्रांतिकारी मित्रों, बाकी सबों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत की आजादी में लगे सभी महान सेनानियों को बहुत ही हम विनम्र भाव से श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं। आज जब भारतवर्ष अपने अमृत काल में प्रवेश कर गया है और 2047 में 2047 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृत काल 75 ईयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। रैम्पेंट फैमिली रूल इन पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया। स्टिंकिंग करप्शन, क्विट इंडिया। अपीजमेंट पॉलिटिक्स, क्विट इंडिया। आज हम आपके सामने आए हैं ये बताने के लिए कि ये क्यों आवश्यक है। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को अगर बचाना है तो इन तीनों को भारत छोड़ना पड़ेगा। If the democratic fabric of the country is to be safeguarded, these 3 ills, namely family rule, corruption and appeasement, have to quit India. अगर देश की राजनीति में शुचिता को बचाना है, प्रोबिटी, प्रोप्राइटी, तो इन तीनों अभिशापों को भारत छोड़ना पड़ेगा। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। और मैं अब इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। परिवारवाद का मतलब क्या है? कोई किसी परिवार से जुड़ा व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है, हमको इस पर कैसे आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमता हो या न हो, सामर्थ्य हो या न हो, नेता वही बनेगा, पीएम वही बनेगा या पीएम का दावेदार बनेगा, सीएम वही बनेगा या सीएम का दावेदार बनेगा और पार्टी का बॉस बनेगा। अब मैं उसको कुछ उदाहरण से आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। राहुल गांधी जी की पैकेजिंग, रीपैकेजिंग होती रहती है। कांग्रेस के लोगों को तय करना है
लेकिन कभी कांग्रेस के लोग ये विचार करते हैं कि राहुल गांधी की नेतृत्व की क्षमता कितनी है भारत ऐसे महान देश के नेता बनने के लिए? कल हम लोग भी संसद में उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट आया, जन नायक राहुल गांधी बोलने वाले हैं। अब थोड़ा हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। संजय जी और हम दोनों लोकनायक जयप्रकाश के सिपाही रहे हैं बिहार में आंदोलन में, तो लोकनायक तो सुना था, अब जननायक एक नया नाम आ गया। आप लोगों को मालूम होगा बिहार में एक बहुत लोकप्रिय नेता हुआ करते कर्पूरी ठाकुर, एक बहुत ही गरीब नाई परिवार में पैदा हुए, गरीबों के साथ संघर्ष किया और उनका बड़ा स्थान बना। उनको बिहार की जनता ने और देश ने कहा जननायक, तो कल साहब जननायक बना दिया इनको। अब ये उनका, मैंने एक बार यहां भी कहा था, दरबारी संस्कृति में जब राग दरबारी बजता है तो कई बेसुरे राग भी आते हैं, तो ठीक है, करने दीजिए उनको। कुछ भी हो, ही इज आवर पीएम कैंडिडेट। अब जरा नीचे आइए आप। मुलायम सिंह नहीं रहेंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले परिवार में तफरका हो नहीं हो। उसके कारण उनकी पार्टी में क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। बिहार में लालू जी की पूरी चाहत है कि मेरा पुत्र तेजस्वी उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश बाबू अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। अब उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स पर मुझे कुछ नहीं कहना है, वो बिहार की जनता तय कर चुकी है और जबरदस्त जवाब देगी चुनाव में। लेकिन परिवारवाद क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। तो मैंने केंद्र बताया, मैंने उत्तर प्रदेश बताया, मैंने बिहार बताया। आप जरा बंगाल चलिए। बंगाल में गया था जो अत्याचार ग्राम पंचायत चुनाव में हुआ था देखने के लिए। वहां ये आम चर्चा है कि अभिषेक अपनी पारी के इंतजार में बेसब्र हो रहे हैं। अब वहां पुत्र नहीं है तो भतीजे आ गए। अब जरा दक्षिण चलिए। तमिलनाडु में कौन राज कर रहा है? तो करुणानिधि के पुत्र हैं। थोड़ा बगल में आइए तो तेलंगाना में बार बार यह स्वर सुनाई पड़ता है कि अब मुझे राज करने दिया जाए, बहुत हो गया, 10 साल से मैं वेट कर रहा हूं। आप खुद समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो ये पूरा जो है परिवारवाद का एक छोटा नक्शा मैंने आपके सामने रखा है। परिवारवाद मतलब पार्टी का नेता पिता या माता जी के बाद पुत्र या पुत्री बनेगी, प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के दावेदार बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री के दावेदार बनेंगे। इसका दूसरा विभत्स स्वरूप क्या है? कुछ करना नहीं है, गद्दी तो मेरी है। तो ना लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व है ना कुछ और है। कुछ भी कर लो, मेरी अपनी जगह तो रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो फैमिली रूल इज इनहेरेंटली अनडेमोक्रेटिक एंड इररिस्पॉन्सिबल। परिवारवाद आदतन अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेवार होता है। ये बात मैं कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर मैं आता हूं। ये जो इंडिया अलायंस है इसको घमंडिया कहा गया है, एंड दे फुल्ली डिजर्व इट।
घमंडी अलायंस। जब परिवारवाद की पार्टियां जुटती हैं तो क्या अहंकार आता है, मैं उसकी बात कहना चाहता हूं। सरदार पटेल देश के इतने बड़े नेता थे, उनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है गुजरात में। करोड़ लोग आते हैं देखने के लिए, हम भी जाते हैं तो हमेशा। आज तक कांग्रेस की अध्यक्षा वहां 2 फूल चढ़ाने गई हैं क्या? वो तो कांग्रेस के नेता थे ना। आज तक राहुल गांधी वहां गए हैं क्या? आज तक कांग्रेस के गुजरात के नेता वहां गए हैं क्या? ये कौन सा अहंकार है कि जिस व्यक्ति ने देश को जोड़ा, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा पर हम 2 फूल भी नहीं चढ़ाएंगे? यहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी है ना, इंडिया गेट के पास। अलौकिक प्रतिमा है, महान सपूत देश के, आज तक लोगों को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी की सोच के हम सभी ऋणी हैं कि वो जगह खाली थी, उन्होंने कहा नहीं, यहां सुभाष चंद्र बोस लगेंगे, क्योंकि देश की आजादी में उनका भी हाथ है। कभी सोनिया गांधी गई हैं क्या? कभी राहुल गांधी 2 फूल चढ़ाने गए हैं क्या? छोड़िए इस बात को। वॉर मेमोरियल मोदी जी ने बनवाया, इन्होंने 70 साल कुछ नहीं किया, 50 साल 60 साल। क्या है वॉर मेमोरियल? भारत में जितने युद्ध में जितने सैनिक मारे गए, सबों का नाम लिखा हुआ है वहां पर। आप लोग नहीं गए हैं, जरूर जाइए। और जितने परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित हैं, उनका बस्ट लगा, उनकी अलग एक वाटिका है। और वहां एक मोदी जी ने इतना बड़ा डिजिटल प्रावधान निर्देश देके बनाया है, आप बटन दबाइए, सारे परमवीर चक्र अवार्डी का चेहरा आएगा, जिसको चाहिए आप बटन दबा के माला बना दीजिए। क्या कभी सोनिया गांधी गई हैं वहां पर 2 फूल चढ़ाने? इंदिरा जी की अगुवाई में 71 का युद्ध लड़ा गया सफलता से। उसी युद्ध में मारे गए सेना के लोगों को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गई? क्या मतलब है इसका? इसे कहते हैं अहंकार। मोदी जी ने बनाया, हम नहीं जाएंगे, हम जो है सो है। तो यह है घमंडिया गठबंधन। क्या वहां कभी अखिलेश यादव गए हैं क्या? क्या वहां कभी तेजस्वी यादव गए हैं क्या? ममता जी तो बंगाल की है ना। ममता जी तो दिल्ली इतनी बार आती हैं, मोदी जी को गाली पड़ती हैं। सुभाष बोस की प्रतिमा पर एक बार भी 2 फूल चढ़ाने गए क्या वो और उनके भतीजे अभिषेक? ये कहते हैं घमंडिया संगठन। और इसी घमंडिया का दूसरा स्वरूप यह है, जिस कर्पूरी ठाकुर ने गरीब पिछड़ों को संगठित करके सामाजिक न्याय का ईमानदार प्रस्तुतिकरण किया, वो जननायक वो नहीं, हम भी जननायक हैं। यह है अहंकार। आज मैं सवाल उठा रहा हूं, कुछ कारण से उठा रहा हूं। नीतीश कुमार जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। लालू जी जवाब दीजिए जो मैं सवाल उठा रहा हूं। तेजस्वी अखिलेश जवाब दीजिए कि दिल्ली आप इतना आते हैं, एक बार सुभाष बोस की प्रतिमा पर आपको जाने का अवसर नहीं मिलता है। सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रणाम करने का आपको कोई अवसर नहीं मिलता है। वॉर मेमोरियल में जाने का अवसर नहीं मिलता है। तो जो लोग परिवारवाद की पॉलिटिक्स करते हैं, उनके अहंकार तो आता ही सब क्या ही है। तो मित्र, ये बात हुई परिवारवाद की। अब मैं बाकी दोनों विषयों को लेता हूं। एक बात आप जान लीजिए, जहां परिवारवाद की नग्न राजनीति होगी, उसके साथ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण अपने आप आ जाएगा। ये तीनों त्रिवेणी है राजनीति की, गंदी त्रिवेणी। त्रिवेणी का एक बड़ा सार्थक मतलब होता है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, यह भारत की राजनीति की गंदी त्रिवेणी है।
the dirty triangle of India's politics. मैं आपसे एक बात कहूं, भ्रष्टाचार वहीं पनपता है और वहीं पनपा है जहां परिवारवाद रहा है। मैं गिनाता हूं, 2G के समय किसका शासन था? परिवार का। मनमोहन सिंह की कितनी चलती थी? कोयला घोटाले में तो झेल रहे हैं ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए गए हुए हैं। कोयला घोटाला मैंने बताया, कॉमनवेल्थ घोटाला मैंने बताया, आदर्श घोटाला मैंने बताया, सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला। इन सभी घोटालों में परिवार के किसी लोगों का हाथ है या नहीं है? मुझे बता दीजिए। मैंने एक बार कहा था और आज उसको रिपीट करने का दिन है। संजय बाबू सुनिए आप, हमारी आध्यात्मिक परंपरा में पंच तत्व की बात कही गई है ना? यह शरीर 5 तत्वों से बना है, जल, थल, नभ, वायु, आकाश और अग्नि। We owe our human existence to 5 elements: the earth, the air, the fire, the water. इसी से पूरा जीवन बना है और मरने के बाद 5 तत्वों को इसी में समा जाना है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या हुई है, शाब्दिक व्याख्या हुई है। कांग्रेस पार्टी और उसके मित्रों ने पंच तत्व की एक जबरदस्त व्याख्या की कि पंच तत्व तब तक प्रामाणिक नहीं होगा जब 5 तत्वों में भ्रष्टाचार नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं, करके दिखा दिया। अब देखिए, थल का भ्रष्टाचार, कॉमनवेल्थ, आदर्श घोटाला। वो थल से ही नहीं रुके, पाताल भी चले गए, वहां कोयला घोटाला कर दिया। फिर आकाश में चले गए, वहां हेलीकॉप्टर घोटाला कर दिया। मालूम है, काफी केस चला है, आज बताने की जरूरत नहीं। वायु क्या होता है आप जान? 2G घोटाला क्या है? वही ना है, स्पेक्ट्रम चलता है वायु के साथ, जिसमें बंदरमार्ट हुई। आपके जल घोटाला, सबमरीन घोटाला, आपको मालूम है। और फायर क्या है? दामाद श्री जो पूरा बीकानेर में सैकड़ों एकड़ जमीन लेकर के जो पूरा पार्क बना रहे हैं सोलर पार्क के नाम पर, FIR चल रहा है वहां पर। तो ये 5 तत्व में भ्रष्टाचार हुआ। जब बड़ी पार्टी परिवार का ये हाल है तो जरा आ जाइए आप बिहार में। चारा घोटाला, जब परिवार का निजाम, अलकतरा घोटाला। और देखिए, मैं दोनों में PIL केस मैंने बहस किया पटना हाईकोर्ट में CBI इंक्वायरी के लिए। सबको सजा हुई है, एक भी इससे मुक्त नहीं हुए। क्या सप्लायर, क्या IAS, क्या इनकम टैक्स कमिश्नर, क्या उस समय के मुख्यमंत्री या बाकी। उसके बाद देखिए रेल का घोटाला, फिर जमीन दो नौकरी लो, उसका घोटाला रोज आप देख रहे हैं। और संपत्ति बनाओ, वही हाल यूपी का। और बंगाल तो सबसे आगे निकल गया। दक्षिण भारत की बात रोज सुनाई पड़ती है। हमारे अध्यक्ष मार्च पर निकले हुए हैं, रोज वो नए नए किस्से छोड़ रहे हैं। तो यह आपको मैंने बताया, भ्रष्टाचार और परिवार, क्योंकि परिवार की राजनीति को अपनी राजनीति मजबूत करने के लिए भ्रष्ट लोगों का सहारा चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है हम प्रमोट करेंगे कुछ नहीं होगा हमको। ये अब बिहार के मुख्यमंत्री, उनके पिताजी जेल गए चारा घोटाले में, 3-4 में सजा हो गई। बेटे राम, कुछ तो नसीहत पाते। जमीन दो नौकरी लो, फिर भी उसमें ही फंस गए, रेलवे के टेंडर में फंस गए, क्योंकि इनको नॉर्म से मतलब नहीं है। हमको तो नेता रहना है, कम वोट में। तो भ्रष्टाचार को हटना पड़ेगा। और तीसरी बात,
तुष्टिकरण, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुष्टिकरण को आगे बढ़ाना इनकी राजनीतिक सोच का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आप लोग अनुभवी पत्रकार हैं, ये MY नाम कहां से आता है? मैं रिपीट कर रहा हूं, MY कॉम्बिनेशन कहां से आता है? सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाले इतने बेशरम तरीके से तुष्टिकरण करते हैं, मुस्लिम यादव कंबाइन, तो यूपी जीतना है, बिहार जीतना है। तो ममता जी ने उसमें अपना तड़का लगा दिया। तो उसमें सिम्मी की गतिविधि हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, PFI हो, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ममता जी की तो राजनीति ने सारी हदें पार कर ली तुष्टिकरण में। और देखिए तुष्टिकरण के लिए ये लोग किस सीमा तक जाते हैं। राजीव गांधी को 400 का बहुमत था। शाहबानों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसने पलटा? राजीव गांधी की सरकार ने पलटा, इनके दबाव में। बाकी मैं सारा इतिहास आपको नहीं बताऊं। और अभी 3 तलाक समाप्त करने का विधेयक जो प्रधानमंत्री के निर्देश पर कानून मंत्री के रूप में मुझे प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला था, सारी परिवारवादी पार्टियों ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए 3 तलाक के अभिशाप के खिलाफ इतने ऐतिहासिक विधेयक का विरोध किया था। क्या सोनिया जी की पार्टी महिला नेत्री है? क्या ममता जी की पार्टी महिला नेत्री है? और बाकी तो RJD और इन लोग के बारे में तो कहने नहीं है। तो ये तुष्टिकरण को बढ़ावा देती हैं राष्ट्र की अखंडता, सौहार्द को रोकने की सीमा तक। इसलिए देश की राजनीति के जो तीनों अभिशाप हैं, हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल के राज में समाप्त किया है तुष्टिकरण को, समाप्त किया है भ्रष्टाचार को। आज सरकार के गलियारों में दलालों और बिचौलियों के लिए एंट्री बैन है। सारे निर्णय ईमानदारी से होते हैं, ऑक्शन से होते हैं। आज भारत ने डिफेंस परचेज में कहां से कहां अपना स्थान बनाया, आपको मालूम है। राफेल भी आ रहा है, बड़ी बड़ी सबमरीन भी आ रही है, और आज मेड इन इंडिया चीजें, अस्त्र वेपन बाहर जा रहे हैं। ये होता है ना। तो ये आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। भ्रष्टाचार की बात आई तो संजय बाबू हमको कभी कभी फोन करते हैं, कह रवि भैया फिर कुछ आया है। हमने कहा हम लोग का तो कुछ नहीं। कहा नहीं, पिछले वाला ही आया है, वो नया निकलता है। तो इतनी लंबी फेरिस्त है उनकी कि आस्ते आस्ते निकलती रहती है और निकलेगी भी। इसीलिए देश के लिए, देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की शुचिता के लिए और आम लोगों का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि ये तीनों अभिशाप, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, भारत छोड़ो, for the sake of India, for the sake of country's security, for the sake of country's integrity, for the sake of probity in public life of the country, it is very important that these 3 ills, namely blatant family rule, corruption, and shameful appeasement, must quit India. Thank you, Mitro. Arun CNN. First on this. Any question on this? शैलेंद्र, प्रधानमंत्री जी लगातार पहले भी कहते रहे और कल जब संसदीय दल की बैठक हुई थी तब ये फैसला हुआ कि इस पर बड़ा अभियान चलाना है। आगे भारत दिवस का दिवस भी आप लोग बनाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस पर सीधे तौर पर कोई जवाब विपक्ष से नहीं आता और कई बार वो सीधे कहते हैं कि दूसरे पार्टियों में भी एक समय पे उठाया जा रहा है। तो विपक्ष मौन हो जाता है जब तुष्टिकरण और जब जवाब देने को नहीं कुछ बचता है
तो नीतिगत रूप से मौन धारण किया जाता है। लेकिन भारतीय संस्कारों में एक और बात है ना, मौन स्वीकृति लक्षणम। हाँ, क्या उनको बोलने के पास क्या है? इसलिए मैंने आज पार्टी के राष्ट्रीय फोरम से बहुत विस्तार से बताया कि ये तीनों अभिशाप क्या हैं और कैसे भारत की राजनीति को खोखला कर रहे हैं। पीयूष, राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। ऐसा है कि अब हम कमलनाथ को विश्वास करें या सोनिया जी की अगुवाई में एक एफिडेविट फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जहां राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा था, याद है ना आपको? या सोनिया जी की अगुवाई में यूपीए में जो एनसीईआरटी की पुस्तक है वहां भगत सिंह को टेररिस्ट रेवोल्यूशनरी कहा था, याद है ना आपको? और अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बाबरी मस्जिद को लेकर के, उनकी जो जमात थी एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कही थी, कोई गवाही नहीं है। अब मैं वहां वकील रहा हूं, छोड़िए, बहुत कुछ बोलने को है। इसलिए अब वोट के लिए उनका हिंदू प्रेम जागा है, अब छोड़ दीजिए, जनता तय करती है। ये कन्विक्शन नहीं है, कन्वीनियंस है। ये आस्था नहीं है, राजनीतिक सुविधा है। एनी अदर क्वेश्चन? अरुण फिर नहीं, एक मिनट पहले इस पर इसके बारे में कुछ, चलिए। अरुण जी, My question is on the no confidence motion. 3 days have been allotted, and yesterday we had seen different political party leaders speaking on this. And what we are seeing is that Parliament is being used as a platform to cater to their audience for 2024 election. That's how they are giving speeches. Don't you think it's a wastage of time? You know, when they are accepting that your government has all the majority with you, there is no need for this. It's just a wastage of. Well, that is a very interesting question, but instead of asking me, ask the leaders who have brought the no confidence. That is their right. Speaker accepted it. Whatever they are saying will be replied to. But yesterday I was very curiously awaiting the arrival of Rahul Gandhi to unleash a barrage on attack on us. His conspicuous silence was too conspicuous. Should I presume that he was advised by some of his friends reluctantly not to speak? Because he will speak, he will say a lot of things which by itself will make news. थैंक यू। Thank you. क्या अविश्वास प्रस्ताव को लाने का अधिकार तो उनको है, और कल उन्होंने कहा भी दिया कि खाली प्रधानमंत्री के चेहरे को देखने के लिए उन्होंने लाया है, उनको भी बहुमत की जानकारी है। लेकिन इतना अवश्य कि मैं भी बैठा हुआ था, जब हमने भी देखा ट्वीट की सो कॉल्ड जननायक राहुल गांधी शुरू करेंगे, तो बड़ी उत्सुकता से हम भी प्रतीक्षा कर रहे थे। वो नहीं बोले, ये तो उनका विषय है। लेकिन गलियारे में अनुमान बहुत ये भी था कि उनके मित्रों ने उनको ये कहा कि आप अवॉइड करें तो ठीक है, क्योंकि बोलेंगे तो बहुत कुछ बोलेंगे, वो तो कम तो बोलते नहीं है, और बहुत कुछ बोलेंगे तो हम भी देखेंगे, हम भी उसका जवाब देंगे और देश का विषय बनेगा। तो जननायक राहुल गांधी की टिप्पणियों को सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। धन्यवाद।